तो बच्चों आज हम लोग स्यूडो फोर्स पढ़ रहे थे। गुड इवनिंग बेटा सर। कोटा आपके आप आके आपसे मिल सकता हूँ? अरे क्यों नहीं मिल सकते हो यार, क्यों नहीं, बिल्कुल मिलो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप मिलोगे मेरे से। अभिषेक कुमार भी 10th में हैं। ओके, तो अभिषेक कुमार आप कोटा नहीं आ रहे? आप भी कोटा आ जाओ। तो जो लास्ट क्लास में समझाया था ना, अब मैं वो लिखवा रहा हूँ, जल्दी से लिखना शुरू करिए। पहले लिखते हैं फिर समझाऊंगा दोबारा से। टू एनालाइज द मोशन ऑफ ए सिस्टम, टू एनालाइज द मोशन ऑफ ए सिस्टम, मैं लिखता ही इसीलिए हूं पता है, ताकि आप लिखो। इन अ नॉन इनर्शियल फ्रेम, इन ए नॉन इनर्शियल फ्रेम, इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम, reference frame. We can use the equation F external plus F pseudo equals to ma in place of Newton's second law. Second law. Sorry. That means we have to add one more vector other than forces acting on the system. Acting on the system. ठीक, that extra factor is called pseudo force, and its value is minus ma, where m is mass of the system, and a is acceleration of non-inertial reference frame in which एनालिसिस, कौन सी एनालिसिस? न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वाली फोर्स एनालिसिस हैज टू बी डन with respect to bracket close an inertial reference frame. ठीक, अब क्या लिखवाया है आपको ये समझाने जा रहा हूं बच्चों, जरा ध्यान से सुनना, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज है ये। क्या कि आज के बाद अगर आप नॉन इनर्शियल फ्रेम में काम करेंगे, एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं। नॉन इनर्शियल फ्रेम गुरुजी, नॉन इनर्शियल फ्रेम का मतलब है, मान लीजिए ये ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक, और ये भाई साहब 2 बॉल वाले हैं ए, और ये भाई साहब हैं 3 बॉल वाले, याद है ना कल लास्ट क्लास में।
बी, बी का फ्रेम ग्राउंड फ्रेम है, मतलब इनर्शियल है। शाबाश हार्दिक, लिख नहीं पाए? अच्छा, क्या किया जाए? लिखा हुआ आपको क्या ये पीडीएफ के फॉर्म में भेज दिया जाए? क्योंकि लेकिन एक दिक्कत होती है, अगर मैं लिखा हुआ भेजता हूँ ना, तो आप लोग ना बदमाशी करना शुरू कर देते हो, फिर आप लोग क्या खुद नहीं लिखते हो, इसीलिए मैं थोड़ा अवॉइड करता हूँ। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। 3 बाल वाला इंसान और 2 बाल वाला इंसान। सर अगर एक फ्रेम मूव कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू अ नॉन इनर्शियल फ्रेम, तो वो इनर्शियल होगा या नॉन इनर्शियल? आदित्य मिश्रा ने कहा सर रिकॉर्डेड लेक्चर तो होते ही हैं, हम उनसे देख लेते हैं। बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा। मनीष का डाउट सुनिए भाई। मनीष का डाउट ये है बच्चों कि नॉन इनर्शियल फ्रेम, अगर एक फ्रेम मूव कर रहा है, अगर एक फ्रेम मूव कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू अ नॉन इनर्शियल फ्रेम, ठीक, तो वो इनर्शियल होगा या नॉन इनर्शियल होगा? अब बहुत कुछ भी नहीं कह सकते। मान लीजिए कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है नॉन इनर्शियल फ्रेम के रिलेटिव, तो वो भी नॉन इनर्शियल होगा, गारंटी है। लेकिन वो ऐसा मूव कर रहा है कि उसका एक्सीलरेशन इनर्शियल फ्रेम के रिलेटिव 0 आ गया, तो इनर्शियल भी हो सकता है। तो इसका आंसर है कैन नॉट बी डिटरमाइंड, जो कि आदित्य मिश्रा ने बिल्कुल सही दिया है। शाबाश मिश्रा जी, बहुत बढ़िया। अभी जरा इधर ध्यान दीजिएगा बच्चों। तो मान लेते हैं ये लिफ्ट ए एक्सेलेरेशन से ऊपर जा रही है। मैंने भाई साहब बी से बात करी विद रिस्पेक्ट टू बी, विद रिस्पेक्ट टू बी मैंने बी से बात करी। मैंने कहा यार ये बताओ जरा इसका एफबीडी बनाओ। ठीक है, बी इनर्शियल फ्रेम का आदमी है, इसने कहा न्यूटन्स लॉ होल्ड करता है, इसने कहा नीचे आया एमजी गुरुजी, ऊपर आया नॉर्मल और ऊपर की ओर एक्सीलरेशन ए। मिश्रा जी दिल खुश करते हैं मेरा, बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश बच्चा, तो बहुत अच्छा करेगा, बस ऐसे ही लगा रहे, ऐसे ही मेहनत करता रहे बेटा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू बी एन माइनस एम जी जो है, अगर इनको स्यूडो फोर्स की नॉलेज नहीं है तो ये आंसर नहीं बता पाएंगे, क्योंकि ये कहेंगे ये नॉर्मल, और फिर कहेंगे ये एम जी, और फिर कहेंगे ए, भाई साहब कहेंगे ये तो यार रेस्ट पर है हमारे फ्रेम में, भाई ये तो रेस्ट पर है हमारे फ्रेम में, तो एन बराबर एम जी। लेकिन ए बी का आंसर सही है क्योंकि इनर्शियल फ्रेम से था, तो एन एम जी के बराबर तो नहीं है। लेकिन मान लीजिए 2 बाल वाले के पास बाल कम है, दिमाग ज्यादा, बाल तो कम है लेकिन दिमाग ठीक है, इनको स्यूडो फोर्स की नॉलेज है, पढ़ाई लिखाई करते हैं, इसलिए तो कम बाल बचे हैं। तो स्यूडो फोर्स इनसे पूछा गया किधर लगता है, तो ध्यान से सुनना क्या बताया गया स्यूडो फोर्स के बारे में। माइनस एम ए, माइनस एम ए का मतलब ए क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम, और मास किसका बच्चों, मास किसका, मास ऑब्जेक्ट का, जिस पर आप एनालिसिस कर रहे हो। ठीक है, तो इनको स्यूडो फोर्स की नॉलेज है, इनसे पूछा बताइए स्यूडो फोर्स किधर लगाए। ध्यान से सुनना, जो हमारे नॉन इनर्शियल फ्रेम का एक्सेलरेशन है बच्चों, उसके अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि माइनस था, ठीक है, और वैल्यू होगी एम ए। और अब ए कहेंगे कि ये रुका हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, एन माइनस एम जी प्लस एम ए बराबर 0, तो एन की वैल्यू बच्चा पार्टी एम जी प्लस एम ए के बराबर। समझ में आया क्या? हम्म, ठीक है, अगर समझ में आ गया है तो जरा मैं अब आपसे स्यूडो फोर्स की वैल्यू पूछता हूँ। ठीक है, देखते कितने लोग बता पाते हैं। एक क्वेश्चन है, उसमें एक वेज है, ये है थीटा एंगल पर, ठीक है, और ये इस तरफ ए एक्सीलरेशन से जा रहा है। ठीक, यहाँ पर वही 2 बाल वाले आदमी खड़े हैं भाई साहब। ठीक, यहाँ एक ब्लॉक रखा हुआ है, इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम 2 बाल वाले के रिलेटिव बताइए विद रिस्पेक्ट टू ए।
एफबीडी ड्रॉ करिए ऑफ ब्लॉक, बनाइए फटाफट सभी लोग जल्दी से, देखते हैं कितने लोग सही बनाते हैं। फिर आज जो है ना आइंस्टीन की बताई हुई एक ऐसी चीज डिस्कस करूंगा जो मजा आने वाला है, मतलब तुम्हें लोगों अरे वाह क्या ग्रेट आदमी था आइंस्टाइन, बहुत शानदार चीज है वो आज आप लोग के साथ डिस्कस करूंगा। प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस वाज गिवन बाय आइंस्टाइन। आइंस्टाइन है या आइंस्टीन है वो एक अलग इशू है, विषय है। पहले तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना दीजिए जरा फटाफट। तब तक मैं अपनी जैकेट को उतार देता हूँ। तो ध्यान दीजिएगा, ये वेज, ये है mg बच्चों, ठीक, ये है नॉर्मल। सराउंडिंग याद है, एक सराउंडिंग है कांटेक्ट वाली और एक है अर्थ, दो फोर्स तो ये हो गए, और तीसरा लगाना पड़ेगा स्यूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स किधर लगाएं, एक्सीलरेशन के अपोजिट लगाएं, और उसकी वैल्यू क्या होगी बच्चों, ma। ये है एफबीडी। कितने लोगों का ये सही था, धैर्य का सही है, आरव का सही है, राशि का सही है, आदित्य मिश्रा जी का सही है। अरे वाह सही, शाबाश, बहुत बढ़िया यार, तो मजा आ गया। अगर आप सबका सही है ना तो आपको प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस बहुत जल्दी समझ में आने वाला है, जरा ध्यान से सुनना। जतिन का भी सही है भाई, बहुत बढ़िया। प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस जरा सुनना। प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस, ठीक, प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस जो है ना, ये भाई साहब जो है दिया था आइंस्टीन ने, और ऐसा खतरनाक है ये कि इससे इन्होंने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में ब्लैक होल से लाइट क्यों नहीं बाहर निकल पाती है ये समझाया था। लेकिन हमें इससे क्या मतलब है गुरुजी, आप हमें क्यों पढ़ा रहे हैं? हम इसका यूज अपनी मैकेनिक्स में कर लेते हैं। भाई हमें क्या मतलब है ब्लैक होल से यार, हमें अगर कोई चीज़ फ़ायदा दे रही है मैकेनिक्स में और हमें उसके लिए सिलेबस से बाहर भी नहीं जाना पड़ रहा है ना, या यूं कहें कि सिलेबस से बाहर जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं इसको डिफाइन ही नहीं करने की ज़रूरत पड़ रही है। तो प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस बहुत सिंपल सी चीज़ है। एक बार स्टेटमेंट लिखता हूँ फिर समझाता हूँ, ठीक है। ऑल फिजिकल फिनोमिनास, ऑल physical phenomena proceed in the uniform gravitational field is exactly same way as in the corresponding uniform field of inertial या फिर स्यूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स का एक और नाम होता है इनर्शियल फोर्सेस, ठीक है। तो मैंने वो नाम भी यूज कर लिया ताकि आगे चल करके अगर मान लीजिए कभी ये नाम आए तो आप घबराएं ना, ठीक बच्चों, ठीक। अच्छा क्या बताया, अब जरा सुनना बहुत ध्यान से यार। ये बताओ मान लीजिए एक गुरुजी जो है वो एक क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं, बोर्ड पर अपना, ये बोर्ड है इस पर पढ़ा रहे हैं, ठीक। यहाँ बच्चे बैठे हुए हैं या खड़े हुए हैं, जो बोलो भाई, जैसा मान लो आप। गुरुजी ने M1 M2 M3 और गुरुजी का मास है कैपिटल M। अपना नॉर्मल ग्राउंड फ्रेम पे ये रूम बना हुआ है, ठीक है। और
गुरुजी से ने कहा कि यार हम सब पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है नीचे की ओर और उसकी वैल्यू क्या है बच्चा, mg। m1 वाले पे पूछा तो m1g, m2 वाले पे पूछा तो m2g, m3 वाले पे पूछा तो m3g। क्यों भाई, यही तो आंसर होगा। सहमत है? ठीक है, अब एक डिफरेंट सिचुएशन लेते हैं। मान लीजिए गुरुजी पढ़ा रहे हैं और एक जादुई ताकत आई। वो जादुई ताकत जो है वो इस कमरे को उठा करके फ्री स्पेस में ले गई। फ्री स्पेस मतलब आसपास अंतरिक्ष है, सन्नाटा है, ना अर्थ ना सन ना कुछ, कुछ भी नहीं आसपास। जादूगर था भैया, ताकतवर आदमी था, ले गया तो ले गया, पता चला नहीं किसी को। अंदर ऑक्सीजन ऑक्सीजन और प्रेशर वेशर सब उसने बैलेंस रखा, वो उसके जादू में था। ठीक, ले जाते वक्त उसने एक और काम किया। उसने इस रूम का एक्सीलरेशन विद रिस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम ऊपर की ओर जी रखा, ऊपर की ओर जी रखा। ठीक, क्या रखा ऊपर की ओर? जी। अब अगर मैं गुरुजी स्यूडो फोर्स की वैल्यू पूछें सारे नन्हे मुन्ने स्टूडेंट से और खुद के ऊपर, तो इनके ऊपर कितना आएगा? mg, इनके ऊपर m1g, इनके ऊपर m2g। याद करिए एक्सीलरेशन के अपोजिट, और वैल्यू क्या होगी? मास ऑफ द सिस्टम टाइम एक्सीलरेशन ऑफ द फ्रेम। इनके ऊपर बोलिए m3g, सबके ऊपर डाउनवर्ड लगेगा। ठीक है, क्या मैं कह सकता हूं ये फोर्स और ये फोर्स में कोई डिफरेंस नहीं है? इस सिचुएशन में जो फोर्स लग रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, और इस सिचुएशन में जो फोर्स लग रहे हैं स्यूडो फोर्स, में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक, कह सकता हूं। अब आइंस्टीन ने पता है क्या किया? आइंस्टीन ने और बड़ी बात कह दी। उसने कहा ये गुरुजी और ये स्टूडेंट मिल करके कमरे के अंदर अगर वो हैं और बाहर नहीं देख सकते, तो चाहे कोई एक्सपेरिमेंट कर ले, चाहे कोई एक्सपेरिमेंट कर ले, वो बता ही नहीं सकते कि उन पे लगने वाला mg ये ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण है या ये स्यूडो फोर्स का इफेक्ट है। दे कैन नॉट डिफरेंशिएट विद द हेल्प ऑफ एनी एक्सपेरिमेंट इनसाइड द लैब। ये आइंस्टीन ने बोला था कि आप लैब के अंदर डिफरेंशिएट ही नहीं कर सकते स्यूडो फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच में बाय डूइंग एनी काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट। इवन विद द हेल्प ऑफ मासलेस बॉडी भी अगर आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करोगे तो भी जो ग्रेविटेशनल फील्ड में होता है वही यहां पर होगा। ये बात क्लियर है क्या? क्लियर लिख के भेजो चैट में, तब मैं मानूंगा अगर क्लियर है कि नहीं। चलिए क्लियर है, ठीक है, मान लिया भाई, मान लिया। अब हम इसका फायदा कैसे उठाएंगे ये बताने जा रहा हूं। हम इसका फायदा ऐसे उठाएंगे, ध्यान से सुनिएगा। हम इसका फायदा यूं उठाएंगे, ध्यान से सुनना। हम यूं फायदा उठाएंगे कि मान लीजिए ये लिफ्ट है। जब बच्चे नोट कर रहे होंगे तो मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा, अभी पहले मैं ये बता देता हूं। और मान लीजिए ये कोई ब्लॉक है, ये ए एक्सेलरेशन से जा रहा है, मतलब अभी अर्थ है, मतलब यहाँ पर जी प्रेजेंट है। ठीक है, इस बंदे से बोला, 2 बाल वाला बंदा है ये, इससे बोला भाई एफबीडी बनाओ और आंसर बताओ, तो क्या लिखेगा जल्दी बोलो? ये कहेगा सर गुरुजी टेंशन ऊपर, नीचे एमजी और एक स्यूडो फोर्स और आएगा। बोलो यार यही तो होगा। अच्छा ध्यान से सुनना, ये कहेगा ये। ठीक, आइंस्टीन के हिसाब से हम क्या कहते हैं, ये एक अर्थ नहीं है, ये एक प्लैनेट है। क्या है ये? प्लैनेट है, जहां पर जी की वैल्यू बच्चों G+a है। ठीक, जहां पर जी की वैल्यू क्या है? G+a है। इस प्लैनेट पर ये 2 बाल वालों को खड़ा कर दिया गया, रेस्ट पर है। और अब इनसे पूछा कि बताइए टेंशन कितना होगा, तो क्या बोलेंगे ये? टेंशन T ऊपर M G डैश, प्लैनेट का G अलग है ना बच्चों,
तो बताइए दोनों में टेंशन की वैल्यू सेम आएगी या डिफरेंट आएगी? सेम आएगी, और आनी भी चाहिए। आइंस्टीन ने तो ये कहा है कि इस कमरे के अंदर और इस कमरे के अंदर अगर कोई आदमी बैठा है, कभी जीवन में अपने बाहर नहीं निकल रहा है, तो वो बता ही नहीं सकता कि जो टेंशन की वैल्यू mg+a आई है वो इस a एक्सीलरेशन की वजह से आई है, या प्लैनेट के एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g की वैल्यू ही g+a है। नहीं बताया जा सकता। मतलब सिर्फ यही नहीं, जितने एक्सपेरिमेंट कि कौन से, एटवुड मशीन, याद आया ये वाला, ये यहां पर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करो, यहां पर परफॉर्म करो, सेम रिजल्ट आएगा। कि मतलब गुरुजी, कि मतलब सुनना क्या कहना चाह रहा हूं। मतलब बच्चों ये कहना चाह रहा हूं, ध्यान देना जरा, कि मान लीजिए आज के बाद आपसे किसी ने पूछा कि ये a एक्सीलरेशन से, अच्छा एक बात और जान लीजिए, ये जो g है ना, ये पहले बता देता हूं, ये जो g डैश है ना, इसको सम टाइम एक और नाम दिया जाता है g इफेक्टिव। आ रहा हूं सर, इन बोथ केसेस टेंशन इज रिकॉर्डेड टू बी द सेम। बिल्कुल सही सर, ऊपर वाले केस में जो हमारा था वो तो वैक्यूम में था, तो mg कैसे लगा? हाँ वैक्यूम में था। ऊपर वाले केस में ये स्यूडो फोर्स है बेटा, स्यूडो फोर्स, ये mg a एक्सीलरेशन से जा रहे हैं ना, तो स्यूडो अभी पढ़ा ना हम लोगों ने, स्यूडो फोर्स की वैल्यू है ये, और वहां पर ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू थी। तो आइंस्टीन ने कहा स्यूडो फोर्स के बिहेवियर में और ग्रेविटेशनल फोर्स के बिहेवियर में बिल्कुल चेंज नहीं होता है। इवन आप कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर लो, अब आप डिफ्रेंशिएट क्रिएट ही नहीं कर सकते। क्या पता हमारा रूम भी जी एक्सेलेरेशन से हवा में उड़ रहा हो। बिल्कुल सही बात है मिश्रा जी, बहुत बढ़िया समझे हो तुम। अगर हमारा रूम भी ऊपर की ओर जी एक्सेलरेशन से उड़ रहा होता और हम कभी रूम के बाहर नहीं जाते, तो ये बात वाकई में हम रूम में बैठ करके कोई भी एक्सपेरिमेंट कर लें, हम बता ही नहीं सकते थे। ठीक, आज जरा ध्यान से सुनना। क्वेश्चन हमसे पूछा गया, क्वेश्चन क्या पूछा गया? सर इफ ए इज मच मच ग्रेटर देन जी, तो उससे क्या होगा बेटा? ए बहुत बड़ा है तो वैसे ही इफेक्ट आएगा जैसे बहुत हाई ग्रेविटेशनल फील्ड में इफेक्ट आता है, मतलब कि ब्लैक होल्स में वही इफेक्ट्स आएंगे यहाँ पर। ठीक, अच्छा अब जरा ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि यार एक लिफ्ट में जिसका एक्सीलरेशन ए है, एटवुड मशीन रखी है m1 m2। ठीक, पूछा गया है कि लिफ्ट के फ्रेम में इसका एक्सीलरेशन क्या होगा, m1 ग्रेटर देन m2। ये ए नॉट एक्सीलरेशन से लिफ्ट ऊपर जा रही है। ध्यान से सुनना बच्चों, सबसे पहली बात तो अब आज के बाद हम जी इफेक्टिव निकालना सीख जाते हैं। क्या होगा जी इफेक्टिव, जरा बताओ तो सही, मैं कोशिश करता हूं। जी इफेक्टिव जरा यहां से सोचो, आप इसको जी इफेक्टिव कह रहे हो, ये कैसे आया? एम जी को एम ए को जोड़ो और एम से डिवाइड कर दो, ऐसे ही तो आया। तो आज एक काम करते हैं, आज सबसे पहले ना इस पे क्वेश्चन पे बाद में आते हैं, जी इफेक्टिव का एक जनरल फॉर्मूला बना लेते हैं कि एम मास का पार्टिकल लीजिए, उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स निकालिए, उस पर स्यूडो फोर्स निकालिए और मास से डिवाइड कर दीजिए, यू विल ऑलवेज गेट जी इफेक्टिव। या थोड़ा सा इसको और आसान कर दूं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी mg, स्यूडो फोर्स की वैल्यू माइनस एम ए डिवाइडेड बाई एम, ये कैंसिल हो गया, जी वेक्टर माइनस ए वेक्टर इज जी इफेक्टिव। ये वेक्टर वाला फॉर्म जो है ना, ये जनरली लोग मिस कर जाते हैं, ये गलत कर देते हैं, तो मैं कहता हूं ये याद रखो, ये जाता सही, एफ जी प्लस एफ सीडो डिवाइडेड बाई एम, ये याद रखो। ठीक, अब मैं वापस आता हूं बच्चों, ध्यान से देखना, वेक्टर समीशन है, तो इसका मतलब ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है? एक ऐसे प्लैनेट पर चले जाओ, एक ऐसे प्लैनेट पर चले जाओ जहां का जी इफेक्टिव क्या होगा, बोलो। इसका स्यूडो फोर्स बोलो किधर क्यों लगेगा, नीचे, और एम भी किधर लगेगा? कोई भी एम मास के पार्टिकल पर इमेजिन करो, एम जी नीचे, एम ए नॉट नीचे अपॉन एम, कितना आया बच्चों? जी प्लस ए नॉट। ध्यान से सुनना मेरी बात को, खत्म है क्वेश्चन, बस खत्म, इतने में खत्म हो जाएगा। क्या आपने इसको ग्राउंड फ्रेम में याद किया था? इसको सर ने कहा था फॉर्मूला याद करना इंपॉर्टेंट है, याद आया? क्या बोला था? एक्सेलेरेशन इज m1 या m2 माइनस m1 अपॉन m1 बड़ा है क्या? ओके, m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2।
अच्छा, अगर आप अर्थ पर खड़े होते तो जी होता, लेकिन आप प्लेनेट पर हैं तो क्या लिखेंगे, जी इफेक्टिव। और जी इफेक्टिव की वैल्यू कितनी बच्चों, जी प्लस ए नॉट। खत्म हो गया क्वेश्चन, बस हो गया इतना, इतना ही था। चलो टेंशन की वैल्यू निकालें। टेंशन की वैल्यू याद दिलाऊं, मैंने याद करने को बोली तो थी, मैं क्यों याद दिला रहा हूँ, मजबूरी है। T बराबर 2m1m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी, लेकिन प्लैनेट पर तो जी की वैल्यू जी प्लस ए है, तो यहाँ पर टेंशन की वैल्यू खट से आ गई, 2m1m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी प्लस ए नॉट। ये लीजिए भाई साहब, खत्म हो गया क्वेश्चन, बस इतना ही था। बच्चों को समझ में आ रहा है कि बस ऐसे ही चल रहा है हिसाब किताब। अच्छा चलिए, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है, देखते हैं समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। क्वेश्चन है ये कि ये एक लिफ्ट है, ठीक है, इसमें यहाँ पर एक m मास का ब्लॉक है और ये भी m मास का एक ब्लॉक है, ठीक। लिफ्ट का एक्सीलरेशन ऊपर की ओर है g/6। फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, फाइंड टेंशन, फाइंड एक्सीलरेशन, सीधा सीधा फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक्स, एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, लिफ्ट के रिलेटिव ब्लॉक्स का एक्सीलरेशन निकालिए। थैंक यू बच्चा, थैंक यू, यू आर माय फेवरेट टीचर, थैंक यू मनीष के। चलिए मैं भी निकाल के देखूं बच्चों, चलिए देखता हूं, ठीक है। तो सबसे पहली बात, इसको मान लीजिए ये अर्थ पर है, मतलब एक प्लैनेट पर है, और इस प्लैनेट पर वैल्यू जी की है जी प्लस g/6, 7g/6 आ गया जी इफेक्टिव की वैल्यू। तो इसके बाद मुझे कुछ करने की जरूरत थोड़ी ना बच्चों, याद है वो नेट टेंजेंशियल फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। तो इस ब्लॉक पर नीचे की ओर कितना फोर्स लगेगा, इस ब्लॉक पर कितना लगेगा, यही तो टेंजेंशियल फोर्स होगा, 7mg/6, ठीक। तो आंसर आ गया, एक्सीलरेशन इज 7mg/6 डिवाइडेड बाय टोटल मास, कितना है टोटल मास, 2m, है ना बच्चों, तो कितना आ गया 7g/12, ये आंसर है, ठीक। तो दिस इज द आंसर। क्या ये समझ में आ गया बच्चों? अब एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, ध्यान से सुनना, बड़ा मजेदार बात है। जैसे कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट नाम सुना है ना, कंस्ट्रेंट मैं पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को, है ना, कई बार लगता है यार ये कंस्ट्रेंट का क्वेश्चन है, नहीं जरूरत नहीं है, बताता हूँ एक बढ़िया बात, बिल्कुल सही बात है। तो एक इंटरेस्टिंग बात बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। ये है m, यहाँ पर ये है m, ये है 2m, ठीक है, ये a, ये b, ये c। फाइंड, चलिए पहले ये कोशिश करिए, इसका आंसर निकालिए ब्लॉक ए का। तो जरा शुरू करें बच्चों, जरा ध्यान दीजिएगा भाई, ठीक। अभी बहुत ध्यान से सुनना सभी लोग, बिल्कुल फोकस होकर के। मान लेता हूं इसका एक्सीलरेशन ए है, इसका एक्सीलरेशन ए है, ठीक, ये ए है इसका एक्सीलरेशन, ठीक। अच्छा, तो इसका एक्सीलरेशन भी ए होगा, होगा कंफर्म, ठीक। अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया था कि एक लिफ्ट अगर ए एक्सीलरेशन से ऊपर जा रही है तो टेंशन कितना होगा, यहाँ पर याद आया। लेकिन इस बार तो ये लिफ्ट नीचे जा रही है, क्या ये मान सकते हैं?
मान सकते हैं ना? अगर मान सकते हैं तो सबसे पहले जी इफेक्टिव की वैल्यू क्या होगी इस लिफ्ट के अंदर? तो कोई एम मास का पार्टिकल इमेजिन कर लीजिए, उस पर लगेगा एम जी, और ये सूडो फोर्स किधर लगेगा? ऊपर की ओर इस बार लगेगा। तो कह सकता हूँ एम जी माइनस ए होगा। जी इफेक्टिव की वैल्यू डाउनवर्ड होगी ना? ठीक, तो टेंशन की वैल्यू खट से आ जाएगी, हमने याद किया हुआ है। टी इक्वस टू 2m1 इंटू m2, मतलब 2 इंटू m इंटू 2m अपॉन m प्लस 2m, दैट इज 3m। ठीक, कितना आया बच्चों? इंटू जी, याद आया? जी माइनस है। ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी बात आने वाली है। ये टेंशन की वैल्यू आ गई। अच्छा, ये टेंशन की वैल्यू यहाँ आई, तो यहाँ पर बोलो कितना टेंशन होगा इस जगह? बोलो, अगर ये टी है और ये टी है बच्चों, तो यहाँ पर टेंशन कितना होगा? यहाँ 2t होगा कि नहीं होगा? होगा। अच्छा, तो यहाँ पर भी 2t होगा, तो इसका डबल कर देता हूँ। और ये 2t, ये 2t कह सकता हूँ इस ब्लॉक को आगे मूव करा रहा होगा, इक्वस टू एम ए। देखिए, चेक करिए, क्या इससे ए आ जाएगा बच्चों? खट से निकल के आ जाएगा। देखो कैसे, ये m कैंसिल, ये m कैंसिल। ठीक, ए इक्वस टू 8/3g माइनस 8a/3, कितना आ गया बोलो? 11a/3 बराबर 8g/3। तो बच्चों एक्सीलरेशन की वैल्यू आती है 8g/11। चेक कर लीजिए, क्या किसी का ये आंसर आया था? 8g/11 आया तो था यार, 8g/11 आया था आरव का, और किसका आया था? और किसी का नहीं आया। अरे वाह, बहुत बढ़िया भाई। चलिए देखिए फटाफट, कोई डाउट आए तो पूछिए, जल्दी से देखिए। और क्या आपको ये मेथड समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? है ना बढ़िया चीज़ कि आपने फटाफट ये एक्सेलरेशन सोचा और ये एक्सेलरेशन ए सोचा, लिफ्ट में गए, टेंशन निकाला। इसीलिए खर सर ने कहा था टेंशन का फॉर्मूला याद रखिए और आंसर निकालने में दिक्कत नहीं आएगी आपको। एक बार वापस से समझा देता हूँ, देख लीजिए। मान लेते हैं इसका एक्सेलरेशन ए है। अगर इसका ए है तो इसका भी ए डाउनवर्ड होगा। अगर इसका ए डाउनवर्ड होगा तो मैं इसको एक लिफ्ट में मान सकता हूँ जो ए एक्सेलरेशन से नीचे जा रही है। और अगर ए एक्सेलरेशन से नीचे जा रही है तो जी इफेक्टिव की वैल्यू जी माइनस ए होगी। होगी ना? एम गलत लगा दिया मैंने यहाँ पर, जी माइनस ए होगी। कैसे निकाली गुरु जी? कोई भी एम मास का पार्टिकल लिया, स्यूडो फोर्स का डायरेक्शन किधर आएगा? ऊपर की ओर आएगा ना, एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट के उल्टा। एम जी नीचे, एम ए ऊपर, कितना आया? एम जी माइनस ए आया कि नहीं आया? उसको एम से डिवाइड कर दिया बच्चों, जी माइनस ए आ गया। इसका मतलब आप इस क्वेश्चन को एक प्लैनेट पर सॉल्व कर रहे हो बैठ करके, और उस प्लैनेट पर बच्चों जी की वैल्यू जो है वो चेंज हो गई, केवल बस जी माइनस ए हो गई है। तो जिन फॉर्मूलों में जहां जहां जी आया था वहां वहां जी माइनस ए रखना है। अच्छा, तो इस फॉर्मूले में टेंशन हमें क्या याद की थी? 2m1m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी याद की थी। जी की जगह क्या लिख देना है? जी डैश। आया समझ में? लिख दिया मैंने, 2m m1 इंटू m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी डैश। ये आ गई टेंशन इसमें। तो इसमें टेंशन कितनी होगी इस स्ट्रिंग में? याद करिए, पढ़ा चुका हूं। ये टी, तो ऊपर की ओर कितना? 2t, और 2t इसको पुल कर रहा है, तो 2t इक्वस टू एम ए। खलास, हो गया खत्म, बस इतना ही था। हाँ, वाला मेथड में क्या गलती है? कोई गलती नहीं मिश्रा जी, कोई गलती नहीं, वो भी सही है बेटा। आप उसमें कुछ गलत आंसर निकाल रहे होंगे, आपने कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता की हो। चेक कर लीजिए एक बार, मैं भी चेक कर लेता हूँ आपका मेथड, है ना। और आदित्य मिश्रा का एक बार मेथड सभी लोग चेक कर लो, क्योंकि मैंने पहले बताया था ना 4m1m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी से भी रिप्लेस कर सकते हैं। इंटू जी नहीं, सिर्फ m, 4m1m2 वो भी देख लेते हैं, तो वो मेथड भी देख लेते हैं। चलिए, ये m, ठीक है। और मैंने आपको बच्चों पढ़ाया था कि आप रिप्लेस कर सकते हैं इससे, m डैश से, जहाँ पर m डैश की वैल्यू क्या होगी? 4m1m2, 4m1m2 बोलो,
m1 टेंशन निकालने के लिए m इंटू 2m अपॉन m प्लस 2m मतलब 3m। ठीक है, कितना आया 8m/3, ये मास आ गया 8m/3, तो इसका मास आ गया 8m/3, ये आ गया। ठीक, अच्छा अब पुलिंग फोर्स बोलो, टेंजेंशियल फोर्स कितना होगा बच्चों, 8mg/3 डाउनवर्ड होगा कि नहीं होगा, 8mg/3 डाउनवर्ड, यहां तो कुछ होगा नहीं टेंजेंशियल फोर्स, यही होगा डिवाइडेड बाय टोटल मास। टोटल मास बोलो कितना है, m प्लस 8m/3, तो टोटल मास कितना आ गया 11m/3, तो कैंसिल हो गया ये 3 से 3, 8g/11, देखो सेम आंसर आ गया। उससे आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है बच्चों, मान लीजिए ये एक इंक्लाइन प्लेन है, ये एक इंक्लाइन प्लेन है। ठीक है, ध्यान रखना बच्चों, इसको अपनी कॉपी में नोट कर लेना, बहुत काम आएगा तुम्हारे। ये इंक्लाइन प्लेन है थीटा एंगल पर। ठीक, अच्छा जी, अब इस इंक्लाइन प्लेन पर एक ब्लॉक आ रहा है। ब्लॉक कैसा बताता हूँ, एक कमरा है, हैवी कमरा, हैवी कमरा के क्या रीजन है बाद में बताऊंगा, फ्रिक्शन लेस है m बराबर c2। तो बोलिए बच्चों इसका एक्सीलरेशन कितना होगा, जी साइन थीटा होगा क्या, ये डायरेक्ट मैं आप कह सकता हूँ जी साइन थीटा एक्सीलरेशन से नीचे जा रहा होगा। क्लियर है बिल्कुल, ठीक है। अब बच्चों मैं क्या करने जा रहा हूं, इसके अंदर इस फ्रेम में अगर मैं 2 बाल वाले बंदे से पूछूं कि भैया जी इफेक्टिव क्या है, तो जी इफेक्टिव की वैल्यू क्या होगी ये देखने जा रहा हूं। क्या करेगा दो बाल वाला बंदा, वो कहेगा हमारे गुरुजी ने सिखाया है कि कोई पार्टिकल लीजिए, कोई पार्टिकल लीजिए, उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स निकालिए, उस पर स्यूडो फोर्स निकालिए, याद आया कुछ, और फिर उसको क्या कर दीजिए मास से डिवाइड कर दीजिए और ये जी इफेक्टिव की वैल्यू आ जाएगी। कुछ याद आ रहा बच्चों, है ना, वेक्टर सम वाली बात। ठीक है, तो ध्यान देना जरा, आप ही की बात ध्यान दे रहा हूँ। हाँ, तो 2 बाल वाला ये कहेगा एक तो लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स mg, कोई और है क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स कुछ और तो है नहीं, और वो वर्टिकल डायरेक्शन में लगेगा, भैया अर्थ तो नीचे खींचेगी ना यार। ठीक, स्यूडो फोर्स, स्यूडो फोर्स किसके बराबर होता है, फ्रेम के एक्सीलरेशन के अपोजिट, तो एक्सीलरेशन इधर तो अपोजिट इधर। क्लियर, और कितना मास टाइम्स, तो मास का मल्टीप्लाई कर दिया mg साइन थीटा। क्या रहा बच्चा पार्टी, ठीक है। इन दोनों का वेक्टर समेशन हमें निकालना है और मास से डिवाइड कर देना है, आंसर आ जाएगा। यही बात बोली है मैंने। ठीक, मैं क्या करने जा रहा हूँ, इसको 2 कंपोनेंट में डिवाइड करने जा रहा हूँ, इस mg को, ये थीटा तो ये थीटा, ये तुम घर में बैठ करके देख लेना, यही आएगा। ठीक, इस mg के कंपोनेंट, इस साइड mg cos थीटा और इस साइड mg sin थीटा, ये 2 कंपोनेंट आएंगे कि नहीं आएंगे, हाँ। अच्छा, ये वाला mg खत्म कर देते हैं क्योंकि कंपोनेंट कर दिए। अच्छा, mg sin थीटा ये वाला और mg sin थीटा ये वाला, ये कैंसिल हो जाएंगे बच्चों, केवल क्या बचा mg cos थीटा, किसके परपेंडिकुलर, इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर। अब इसको भी मास से डिवाइड कर दीजिए, क्या मैं कह सकता हूँ जी इफेक्टिव की वैल्यू इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर होगी और उसकी वैल्यू जी cos थीटा होगी। देख लीजिए, कोई डाउट है तो पूछिए। नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स की जरूरत नहीं है, क्यों नहीं जरूरत है, यहाँ पर क्या लिखा है, जी इफेक्टिव निकालने के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स चाहिए, स्यूडो फोर्स चाहिए, डिवाइड कर दो मास से। तो हम कॉन्टैक्ट फोर्स क्यों देखें बच्चा, हमें देखना है ग्रेविटेशनल फोर्स mg, स्यूडो फोर्स mg साइन थीटा। ठीक, इन दोनों का वेक्टर समेशन निकालना है। वेक्टर समेशन निकालने के कई मेथड बताए थे गुरुजी ने, ट्राइंगल मेथड, एक कंपोनेंट मेथड, कंपोनेंट मेथड यूज करने जा रहा हूँ। ये होगा mg cos थीटा, ये होगा mg sin थीटा, ये mg sin थीटा स्यूडो फोर्स वाले mg sin थीटा को कैंसिल कर देगा, बचा सिर्फ क्या mg cos थीटा, वेक्टर समेशन m से m कैंसिल हो गया, बचा क्या सिर्फ g cos थीटा, ये है 90 डिग्री एंगल। इसका मतलब जी इफेक्टिव की वैल्यू
इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर होगी और जी कॉस थीटा होगी। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनना, मस्त चीज बताने जा रहा हूं एकदम। होगा क्या, आज के बाद कंक्लूजन है। क्या कंक्लूजन है? जो अभी बताया वही है, लेकिन उस कंक्लूजन के फायदे क्या हैं ये बताने जा रहा हूं। इस बॉक्स जो कि जी साइन थीटा से स्लाइड कर रहा है, फ्रीली स्लाइड कर रहा है, स्लाइड विद एक्सेलरेशन जी साइन थीटा। ठीक, अब क्वेश्चन बनाने वाले का माइंड समझिए। आपने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा है, वो क्वेश्चन पूछेगा कि यार ये तो थीटा है, एक पार्टिकल को यू स्पीड से अल्फा एंगल से फेंक देते हैं, तो बताइए पार्टिकल कितने टाइम बाद गिरेगा और कितनी डिस्टेंस पे गिरेगा। ये क्वेश्चन पूछा है, थोड़ा दिमाग लगाइए। दिस इज पी वाई क्यू, बिल्कुल सही कह रहे हो ATG, दिस इज पी वाई क्यू। ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, एडवांस में। और अगर तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई तो इसका आंसर खट से आएगा, क्योंकि ये एक नई दुनिया है, ऐसे समझो, एक प्लैनेट है, उस प्लैनेट के लोग ऐसे खड़े हो रहे हैं, उनके हिसाब से ये वर्टिकल डायरेक्शन है, ये वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन है। और उस प्लैनेट के लोगों के लिए जी की वैल्यू क्या होगी, जी कॉस थीटा होगी। तो उस प्लैनेट के लोग इसको सीधा करके देखेंगे, ऐसे करके देखेंगे, वो कहेंगे भैया इसको सीधा दे, अब हमारे लिए तो ये है वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल है, और आपने फेंका है तो हमने रेंज पढ़ी थी गुरुजी, आप ही ने पढ़ाई थी, यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन जी, लेकिन जी की वजह आ जाएगा क्या गुरुजी, जी कॉस थीटा। गुरुजी आपने टाइम पढ़ाया था 2u साइन अल्फा बाई जी, लेकिन जी की जगह क्या आ जाएगा, जी कॉस थीटा। अब जितने क्वेश्चन आपने ग्राउंड में किए हैं वो सब आपसे पूछे जा सकते हैं इस चलते हुए बॉक्स के अंदर। अगर ये बात समझ में आ गई है तो फिर आज के बाद कभी दिक्कत होनी नहीं चाहिए ऐसे क्वेश्चंस में। क्या बच्चा पार्टी, आपको समझ में आ गया? क्लियर है? रेंज पूछा है, अगर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पूछा जाए, धैर्य ने पूछा, तो उनको देना पड़ेगा बच्चों कि इसकी वेलोसिटी कितनी है, क्योंकि जितना रेंज आई है इसके रिस्पेक्ट में रिलेटिव वाला फॉर्मूला लगा देंगे, याद करें, डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू बॉक्स बराबर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉक्स। यहाँ से पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, बॉक्स का अगर ऐड कर दोगे तो ग्राउंड फ्रेम में भी आंसर आ जाएंगे। ठीक, क्लियर है बच्चा? ठीक है, चलिए अब आते हैं उस क्वेश्चन पर, जो क्वेश्चन, क्योंकि मैं चैप्टर खत्म हो गया है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फ्रिक्शन, अगली क्लास में पढ़ा जाएगा फ्रिक्शन। लेकिन उसके पहले मैं चाहता हूं कि आपसे वो वाला क्वेश्चन, होमवर्क क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, चलिए बताइए होमवर्क क्वेश्चन क्या था, जरा मुझे याद दिलाइए। यहाँ एक आदमी था और यहाँ एक आदमी था। अच्छा चलिए मास बता दीजिए, मुझे नहीं याद है, फटाफट लिख के बताइए, लेफ्ट वाले का, राइट वाले का, और कौन कितने एक्सेलरेशन से चल रहा था, सारी इन्फॉर्मेशन। चलिए मैं ही निकाल लेता हूँ, ऐसी क्या दिक्कत है, मेरे पास होना चाहिए। चलिए इस क्वेश्चन को देखें बच्चों, चलो देखते हैं। हाँ, मान लो किसी भी डायरेक्शन में, जिधर तुम्हारा मन हो उस डायरेक्शन में, मान लो रोप का एक्सीलरेशन, किसका, रोप का एक्सीलरेशन ए मान लिया। ठीक है, अब ये रोप ए से एक्सीलरेशन से नीचे जा रही है, ध्यान से सुनना, और ये भाई साहब रोप के रिलेटिव 2 से ऊपर जा रहे हैं। तो मान लो रोप ना जा रही होती, मान लो रोप ना जा रही होती, तो ये 2 से ऊपर जाते कि नहीं जाते, लेकिन रोप खुद ए नीचे चली गई, है ना। तो इस आदमी का, इसका बी नाम रख देते हैं, इसका ए रख देते हैं, तो बी का एफपीटी बनाते हैं बच्चों। तो बी का एफपीटी बनाएंगे अगर, तो बी का नीचे आएगा 50, 500 न्यूटन। ठीक है, यहाँ टेंशन टी, यहाँ टेंशन टी होगी। ठीक है, ऊपर की ओर याद है, ऊपर की ओर डायरेक्ट टेंशन टी लगा सकते हैं हम लोग, डिस्कस किया था ना बच्चों।
ठीक, वो रस्सी वाला हिस्सा हाथों में अगर फंसा लें तो। अच्छा, एक्सीलरेशन बोलो, दो, अगर रस्सी रुकी होती तो दो, लेकिन रस्सी खुद ए से नीचे जा रही तो या तो हम 2 माइनस ए ऊपर कह दें ग्राउंड के फ्रेम में, और या फिर ए माइनस 2 नीचे कह दें, जो करना चाहे। ठीक, तो यहां से हमने नीचे की ओर इसका a माइनस 2 मान लिया। ठीक, इक्वेशन बोलो, इक्वेशन आ गई 500 माइनस टी इक्वस टू 50 इंटू ए माइनस 2, ये है इक्वेशन नंबर 1। ठीक बच्चों, एक्सीलरेशन 2/3 बता रहे हैं, तो ये आ गया। ठीक, अब वाले आदमी का फिर ए का बनाते हैं, है ना, ए का एफबीडी बनाते हैं, ए का नीचे 400, ऊपर टेंशन टी, ए की वैल्यू बच्चों कितनी आ रही है 90, ए की वैल्यू आ रही है, ये बचा -60 और उधर गया तो हो गया 160 बराबर 160। तो ए की वैल्यू बच्चों आ रही है मेरी तो 16/9, ये आंसर आ रहा है मेरा तो। देख लीजिए भाई, ये a माइनस 2 से जा रहा था, ये तो समझ में आ गया, क्लियर। ये a प्लस 1 से जा रहा है, क्लियर, क्लियर। तो t माइनस 400 बराबर 40a प्लस 1, और इसकी इक्वेशन तो ये ऑलरेडी आई चुकी थी, दोनों को सॉल्व कर लीजिए, a की वैल्यू 16/9 आ गई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये था होमवर्क का क्वेश्चन, कोई डाउट किसी को तो पूछ लीजिए। नहीं है डाउट तो टाटा बाय बाय।